बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका शो। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमने कल का जो मतदान हुआ उसको आपके लिए एनालाइज किया ब्रेक से पहले 1 घंटा लगातार। उसका क्या मतलब हो सकता है। रिपोर्ट जो बीजेपी की रिपोर्ट आई है इंटरनल, वो भी हमने आपको बताई। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक तो वोटिंग उनके हिसाब से फेवर में हुई है और उसमें पिछले फेज में जो उनकी 40 सीटें आई थी 102 में से, वो बढ़ने जा रही हैं, ऐसा उनको लगता है। हमने आपको प्रधानमंत्री के बयान दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्सेलेंट फीडबैक है और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष जो है वो हताश हो चुका है। पहले चरण के बाद ही उसने हार मान ली है। राहुल गांधी अभी भी पहले चरण की वोटिंग के बाद यही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे कि भाजपा को 150 सीटों से ज्यादा नहीं आ रही है। चलिए आपको 4 जून के लिए छोड़ देते हैं। जो हम लोग आपके लिए असेसमेंट और डेटा दे सकते थे वो हमने आपको दिया। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं इस चुनाव में, चूंकि मुस्लिम वोटर की बहुत चर्चा चल रही है कि 10 साल में मुसलमान वोटर जो है बड़ा मोदी जी से नाराज है और वो बहुत बढ़ चढ़कर बाहर निकलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो गया, उसको उम्मीद दिखती है केवल राहुल गांधी में कि ये भाजपा मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। तो यही आदमी है, ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या? मुस्लिम इलाकों में क्या जो एवरेज वोट पड़ा वो अबव एवरेज था, मतलब बाकी विधानसभा की लोकसभा की तुलना में स्टेट एवरेज से ज़्यादा वोट पड़ा क्या मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? दिखाई देता है क्या कि मुस्लिम वोटर बढ़ चढ़ के निकला? ये मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा। लेकिन हमारे नेता जो करें सो कम। 2 आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी, और फिर जो लोग ये कहते हैं कि माहौल खराब कैसे हो जाता है, कौन माहौल खराब करता है देश का, तो अभी वीडियो आप देखेंगे, इससे आप खुद समझ जाएंगे। और जो लोग दुहाई देते हैं कि ये लोग जो हैं भाजपा वाले जो हैं ये मुसलमानों के दुश्मन हो गए हैं, वो लोग कैसे माहौल खराब करने में आगे कम पीछे नहीं है, आपको दिखाता हूं। जरा ओवैसी जी की बात पहले कर लूं मैं आपसे। ओवैसी साहब यूं तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, हमारी मस्जिदों पर इनकी निगाहें हैं, हमारी मस्जिदें खत्म कर देंगे। बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आज तक वो राम मंदिर को स्वीकार नहीं कर पाए। एक वीडियो अभी स्क्रीन पर आपके चल रहा है, हैदराबाद का, उन्हीं की सीट का वीडियो है, जरा देखिएगा इसको। एक बाजार में निकले, बाजार में एक मीट शॉप थी। मीट शॉप के ऊपर लिखा था रेहान बीफ शॉप, बीफ शॉप। वहां जाते हैं, कहते हैं रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। अब इसको बीजेपी वाले उठा रहे हैं, फैला रहे हैं जगह जगह पर और बता रहे हैं कि ओवैसी साहब देखिए बीफ के पैरोकार बन गए हैं, जिंदाबाद कहने। जरा वीडियो आप देख लीजिए। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। खैरियत से भाई, सलाम अलैकुम, काटते रहो आप। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। खैरियत से भाई, सलाम अलैकुम, काटते रहो आप। अब ओवैसी साहब माइक पर बोल रहे हैं, सबको सुनाने के लिए बोल रहे हैं, और कैमरा सामने चल रहा है, ये तो उनको मालूम है, तो कैमरे के लिए भी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। नेता का तो एक एक शब्द मायने रखता है ना। अब आप देश के चलते चुनाव में बीफ शॉप जिंदाबाद कहोगे तो क्या मैसेज जाएगा? और फिर आप सफाई देते फिरेंगे, फिर आप कहते फिरेंगे कि नहीं हम थोड़ी माहौल खराब कर रहे थे, हम तो आप हिंदू भाइयों की भावनाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो आपने बड़ा ख्याल रखा, अभी आपको तो वीडियो में साफ नजर आ गया, बीफ शॉप जिंदाबाद आप कह रहे थे। कोई खाए ना खाए किसी से मतलब वो नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं उसको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब दूसरी तरफ का वीडियो देख लीजिए। इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है माधवी लता। माधवी लता जी जो है जुलूस निकाल रही थी और उन्होंने फिर एक इशारा किया तीर चलाने का, ऐसे हाथ से तीर छोड़ने का इशारा किया। अब इसको उठाया एमआईएम वालों ने, ओवैसी जी की पार्टी वालों ने। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद की तरफ देख करके तीर चला रही। माधवी लता ने कहा भाई मैं तो हवा में तीर चला रही थी, मस्जिद कहां से आ गई मुझे क्या मालूम। लेकिन वो वीडियो में दिखता है, यहाँ मस्जिद है, वो चलाती हैं ऐसे तीर। इनका भी वीडियो बना, इनका भी वीडियो वायरल हुआ। अब मतलब इसी पर चुनाव है क्या केवल, कि मस्जिद पर तीर चलेगा और बीफ शॉप जिंदाबाद कहलाया जाएगा? हर्षवर्धन जी। देखिए, दोनों ही चीज़ें अगर इस नीयत से की गई हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और माधवी लता ने जो तीर चलाते हुए वो अभिनय किया, अब उसमें उनकी नीयत क्या थी, लेकिन वहाँ मस्जिद तो थी। और यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं वो तो साफ साफ कहते हुए निकल रहे हैं कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद और काटते रहो। अब होता क्या है कि इसमें नेताओं का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर इनकी बात सुनकर, इनके एक्शन देखकर, इनके कहे को सुनकर इनके समर्थक उद्वेलित हो गए और वो आमने सामने आ गए तो नुकसान उनका हो जाता है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को बिना किसी हिचक के ऐसे हर बयान, ऐसी हर हरकत पर नोटिस भेजना चाहिए
और मैं तो कहूँगा कि थोड़ा कुछ अधिकार भी होना चाहिए 24 घंटे 48 घंटे के लिए सिर्फ प्रचार से दूर करने से थोड़ा सा आगे का मसला भी होना चाहिए, क्योंकि ये सचमुच बहुत संवेदनशील है। ये देश में चुनाव के माहौल में कुछ भी करा सकता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी कई बार इस तरह की बातें करते रहते हैं कि संविधान सबसे ऊपर वही है, लेकिन उनकी जो ये हरकत थी जो वो माइक पर बोल रहे थे उससे बिल्कुल उलट दिखती है। रागी जी कैसे देखते हैं दोनों घटनाएं? देखिए, अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो माहौल बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा काम जो कोई करता है तो वो खास करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करती है। तीर चलाना मस्जिद की तरफ चल गया, हवा में चलाते हुए, ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि वहाँ पर मस्जिद हो, लेकिन बीफ जहाँ पर गाय का भी सिंबल है और वहाँ पर आप ये बोले कोई पार्टी का नेता कहे काटते रहो और उसके बाद जो है वो शाबाशी दे करके आगे बढ़ना, ये तो हिंदुओं के लिए जैसे उनकी संवेदनाओं को चुनौती देने जैसा है, उनको भड़काने जैसा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, उनका नामकरण ही वही है और वो गजवाए हिंद के पुरोधाओं में से एक हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, उस आइडियोलॉजी को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा उन्होंने एक मिनट, ऐसा बोला नहीं पब्लिकली। देखिए, उनके भाई कहते हैं कि भाई आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनके भाई ये कहते हैं कि हम 15% ही काफ़ी हैं तुम्हें निपटने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। वो एकाएक थोड़े कह देंगे कि हम सारे हिंदुओं को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो कह ही रहे हैं उसी भाषा में कि हम 15% तुम्हारे लिए काफ़ी हैं निपटाने के लिए। एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो है वो मुसलमानों के बीच में काम करती हैं और वो भी उन मुसलमानों के बीच में काम करती हैं जो सिखों के द्वारा प्रताड़ित हैं, जिनका सेक्सुअल एब्यूज होता है, जिनको खरीद फरोख्त की वस्तु बना दी गई है और मुस्लिम रहनुमा उनके लिए आगे नहीं आते हैं। तो ये बात तो आप जरूर समझिए कि उनको कोई इस्लाम के प्रति घृणा हो या उनके मजहब के प्रति कोई इस प्रकार की भावना हो जिसके कारण उधर उन्होंने तीर चलाया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन यहां तो बहुत साफ है कि वो कह रहे हैं बीफ, और बीफ को एक तरीके से उस शॉप के मालिक को वो शाबाशी देते जा रहे हैं। अब आप बताइए, इस वीडियो को देख करके मुसलमानों में कैसी बातें आएंगी, किस प्रकार की भावना आएंगी? जाहिर है क्या हैदराबाद का चुनाव पोलराइज नहीं होगा? और वह पोलराइज होता है। देखिए, देश में कोई 15 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसको आप मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानते हैं, जिसमें आप आसाम का भी ले लेते हैं, जो है वो बिहार का भी ले लेते हैं। और ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था, मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए थे, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीता नहीं था। 2014 में 2 कैंडिडेट दिए थे भारतीय जनता पार्टी में, दोनों के दोनों चुनाव हार गए थे। वहां पर यदि वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे, आसाम के आप चले जाएंगे, बारपेटा हुआ, धुबरी हुआ, यदि आप वोटिंग परसेंटेज पर, उसको हम लोग ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि कैसा वोटिंग होता है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे कि सामान्य हिंदू बहुमत इलाके से बहुत बड़ा मार्जिन है। कहीं कहीं पर आपको 88% मिलेगा, 87% मिलेगा, ऑन एन एवरेज आपको 75% से ज्यादा मिलेगा, और कहीं कहीं तो 90%। बदरुद्दीन अजमल के मामले में मैं कह सकता हूं कि 93% वोटिंग था। एक चीज बता दूं बस, ये ऐसा कोई डेटा 24 परगना के अंदर ऐसा ही ये सब था। बाद में आता है डेटा, मतलब, और ये कोई बिल्कुल। डेटा चुनाव आयोग तो देता नहीं है कि किस कम्युनिटी ने कितना वोट किया, ये लोग असेसमेंट अपना लगाते हैं। बिल्कुल। तो कल के इलेक्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या लेकिन राहुल जी कि मुस्लिम वोट एवरेज से ज्यादा मैं पड़ा? आपको बताता हूं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वैसे हाँ। अगर मैं बात करूं तो लगभग 14 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बहुल्य जिसे माना जा सकता है। 20 भाई ये सहारनपुर, कैराना, इन्हीं मुजफ्फरनगर की बात ये कर सब तो लेते हैं। नगीना, मुरादाबाद, सब वहाँ मुस्लिम वोट बहुत है। नहीं, रामपुर 14 है, मतलब मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, 14 मुस्लिम जो है वहां पर सिग्निफिकेंट। मैंने कहा ना 20 से 30%। हाँ। ठीक है, मैं वो आप सुन रहे हो तो वो कहा था। दूसरा, लगभग 12 सीटें 13 सीटें पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं। तो हम अभी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जो बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में जैसे मुरादाबाद आप ले लीजिए,
मुरादाबाद में किस तरह का वोट हुआ, चलिए बात करते हैं। मुरादाबाद में पिछली बार 68% वोट हुआ, ठीक है, इस बार मुरादाबाद में जो वोट हुआ 57.83% हुआ। ठीक है, बिजनौर की बात करते हैं, बिजनौर में 68% पिछली बार हुआ था, 54.68% इस बार हुआ। कैराना में जो है 70.5% हुआ था, इस बार जो है 59.11%। सब जगह वोट गिर गया। सब जगह, अगर मैं ऐसे सारा रामपुर से लेके सब जगह गिना सकता हूँ। सहारनपुर की अगर हम बात करेंगे तो सहारनपुर में पिछली बार 73.7% था, इस बार सहारनपुर में मतलब मुस्लिम प्रभाव वाली 63.29%। सीटों पर भी वोट गिरा है, हाँ, ये तो दिख ही रहा है। बिल्कुल, और मेजरली गिरा है। हाँ, अब वहां किसकी वजह से गिरा है? लेकिन ये हिंदू देखिए, वोटर नहीं निकला, ये या मुस्लिम वोटर कहना नहीं बहुत निकला? मुश्किल है कि हिंदू वोटर ने वोट किया या मुस्लिम वोटर ने वोट किया, या कौन गया कौन नहीं गया, गांव में कैसा वोट हुआ, शहर में कैसा वोट हुआ, ये बड़ा मुश्किल चीज है। आम धारणा तो है लेकिन कि मुस्लिम वोटर निकलता ही है वोट करने। देखिए, ये सही आम है कि धारणा नहीं तो है? ये भी है ना कि गांव में ज्यादा वो वोट करने निकलते हैं। नहीं, ये तो डेटा दिखाता है। धारणा यही है ना, हाँ। तो वो निकलते हैं। तो पर मुस्लिम वोटर नहीं निकला, इसकी कोई डेटा नहीं है हमारे पास, या हिंदू वोटर ज्यादा निकला, इसका भी कोई डेटा नहीं है। तो ये एनालाइज करना कि इस वोट से गिरने से कोई नहीं, पर्टिकुलर वो मैं पार्टी उसकी जीत बात नहीं कर जाएगी, रहा। हार जाएगी, ये नहीं। आप इसको मोटे तौर पर, सिद्धांत के तौर पर ये मानते हैं कि मुस्लिम वोटर ज्यादा निकलता है वोट करने के लिए, या मैं नहीं? ये मानता हूं किसी भी जगह पर अगर किसी तरह का पोलराइजेशन होगा तो उस साइड पर वोटर ज्यादा निकलेंगे। ये तो पूरा चुनाव, मतलब अगर पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन हुआ, अगर पोलराइजेशन हमेशा इशू है सर। अगर मुसलमानों ने ये तय किया कि हमें जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताकर दूसरी पार्टी को हराना है, तो वो ज्यादा। मैं कह रहा हूं, जब मुसलमानों के सारे नेता दिन रात पिछले 10 साल से यही कह रहे हैं, ये मोदी 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 खत्म कर देगा, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो पोलराइजेशन तो है ही है। क्या ये सच में मुसलमान मानते हैं? अगर उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्या वो ये सच में मानते हैं? ये भी तो सवाल है ना। एक मिनट। उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्कीमों के, मैं- बाकी सब मैं- चीज़ हो रही है। सर, मैं मैं सिर्फ एक चीज थोड़ा और सा बोलूंगा, एक एक इसमें चीज इसको और थोड़ा बोलूंगा। सा इसमें जोड़ देना चाहता हूं। मैं ये देखिए हरगिज नहीं मानता हूं। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप जैसे बाकी वोटर्स की बात कर रहे हैं कि उनको पता है नरेंद्र मोदी जीत रहा है तो उदासीन हो गए। पॉसिबल है। अब मुस्लिम इसमें वोटर्स से में ये नहीं होगा, मुस्लिम वोटर भी मान ले कि भाई कोई फायदा नहीं है। उदासीन है कि ये तो जीत रहे हैं, आपको हम जोड़ तो रहे थे, करेंगे। मैं देखिए, मुस्लिम मतदाता समूह में वोट डालता है, इसको समझना चाहिए। और मुस्लिम की जो बस्तियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना, जहां जो घेटोइजेशन शब्द जो आता है, वहां पर एक साथ समूह में इस तरह की वोटिंग होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां मुसलमान रह रहे हों, जहां वो फ्लैट्स में रहते हैं, जहां इस तरह, वहां आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। एक तो बेसिक ये फर्क है। लेकिन अभी भी इस तरह की, जब खास करके जब हम कहते हैं ना कि मोदी को हराने के लिए आ रहा नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या 14 में नहीं आया था? क्या 19 में नहीं आया था? क्या आज लोग कह रहे हैं कि इन सीटों पर जाकर एकदम से वोट दे देगा? अरे भाई, वो लगातार इसीलिए वोट करने जा रहा है। तो अगर आप मानेंगे तो जो भी 2%, 1%, आधा परसेंट, चौथाई परसेंट, वो कहीं ना कहीं ये मान रहा होगा कि ठीक है। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, कल ही तो बात कर रहे थे ना, वो कैराना से जो रिपोर्टर इला ने बताया, तो क्या बताया? मुसलमानों के घर में भी तो लोग सोचेंगे ना कि भैया कानून व्यवस्था ठीक हो गई है तो हमारा बच्चा भी उसके ऊपर केस नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है इसको एकदम से ये देख लेना कि मुसलमान निकलता नहीं था, अब निकल जाएगा, इसलिए उनका वाला वोट बढ़ा है, हिंदू वाला नहीं बढ़ा, ये ठीक एनालिसिस नहीं होगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें एक ही चीज है कि क्या मतदाता उदासीन है, वो मूल बात हो सकती है। वो दोनों तरफ हो सकता है। शायद इधर के लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ाओ और उधर के लोग मान रहे हो कि मोदी तो आएगा ही, तो हम काहे को जाएं? कितना देखिए, चलेगा? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपको बात बता देता हूँ। जब हम ये बात करते हैं कि मुसलमान मतदाता या मुस्लिम मतदाता एक साथ वोट करता है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब आप रिपोर्टर्स से बात करेंगे और गांव में वो बात करेंगे तो उनको क्या सुनाई देता है? हम रात को तय करेंगे। रात को तय करेंगे। रात को इसलिए तय करेंगे कि बाकायदा गांव में ये बात होती है, रात को मुनादी तक होती है कि अब इसको वोट करना है। कौन बताता है ये सरपंच और ये सारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि भैया अब इसको वोट करना कई है। लोग कहते हैं मस्जिदों में तय होता है। खापों में तय नहीं होता कि अच्छा इसी को वोट करते करना हैं, है। खाप भी तय करते हैं, मैंने हिंदू भी इसीलिए खाप तय कहा, करते हैं। देखिए ये कोई पैटर्न ऐसा नहीं मान सकते कि मुसलमान ही ऐसा करते हैं और दूसरे लोग नहीं करते। नहीं, लेकिन ये सब जगह होता है। लेकिन ये मैसेज कौन कितना स्वीकार कर रहा है उस पर बात है ना सर। नहीं, खाप अगर तय कर देखिए, देते हैं इस बार भाई मैं- राजपूतों का वोट यहाँ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि सारे राजपूत चल रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, हिंदुओं का इस प्रकार का जो चीजें होती हैं कि खाप तय नहीं कर पाता है। खाप कभी बड़े मुद्दों पर निर्णय जरूर करता है, लेकिन ये निर्णय कभी कभी शायद ही होता होगा कि हम इस पार्टी को हराएं। लेकिन आम तौर पर ये मेरा फील्ड स्टडी है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, पश्चिमी मैं उत्तर फिर- मैं- प्रदेश मैं में फिर राजपूतों की महापंचायत हुई, ठाकुरों की महापंचायत उन्होंने तय अरे किया। भाई, इस बार ये एक एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। जब एक ऐसा मुद्दा आ गया,
वहां अमूमन ये है कि मस्जिदों में ये तय होते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको हराना है हमको। ये बहुत उनका फील्ड स्टडी में निकल करके आया है। ये कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। क्या ये पोलराइज इलेक्शन लग रहा है आपको कहीं से भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पोलराइज इलेक्शन होगा। पूरा वोट बैंक प्रधानमंत्री मोदी के काम पर पड़ रहा है। कांग्रेस जरूर इस बात का कोशिश कर रहा है, विपक्ष इस बात को कोशिश कर रहा है कि मुस्लिमों को एक संदेश दिया जाए, और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि वो इस बात को जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम एक वोट बैंक ऐसा है जो उनके साथ पड़ सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा वोट बैंक उन्हें समर्थन नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिला है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वो 2014 से लेकर 2024 तक देश की जनता ने देखा है, हर धर्म के लोगों ने देखा है और हर वर्ग के लोगों ने देखा है। और यही कारण रहा कि सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ रहे हैं। और 2 चुनाव का जो परिणाम रहा है, 8% वोट मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल वही कहना भाई चाहता हूं 32% से 33% बेनिफिशियरी है मुस्लिम। 8% घर का मामला हो ये मुसलमानों को पड़ता लेकिन है। 8% लेकिन ये भी है कर रहा कि 15% लोग और ये भी चाहते हैं कि कंफर्म नहीं है प्रधानमंत्री डेटा, मैं फिर आपसे बने। कह रहा हूं। और ये तय मानना है कि 2024 में जो 8% वोट बैंक मुसलमानों को बीजेपी पड़ा था, वो 1213% बढ़ने वाला है। मतलब कम से कम 4% बढ़ेगा, 8 से वो 12% पे जाएगा। 4% मुस्लिम वोट भी इस बार 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के काम पर जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, वह वोट देने जा रहा है इस बार। कितने मुसलमान आपको ये बोलते हुए सुनते हैं कि हम बीजेपी को वोट सर, देंगे? गरीबों में एक बड़ा वर्ग है देखिए, जो ये कहते हैं कि एक हमें बात धर्म मैं के नाम हमेशा पर कहता इस्तेमाल हूं, हुआ है। देखिए, और कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें मकान मिला है इस बात ट्रिपल का, तलाक एक शौचालय ऐसा- मिला है, ट्रिपल 3 तलाक- तलाक से बड़ी मुस्लिम आबादी की महिलाएं जिन्हें इससे मुक्ति मिली है। मुझे लग रहा है एक बड़ा वर्ग है जो साइलेंटली आपको लगता है प्रधानमंत्री मुसलमान ज्यादा इस बार बिल्कुल वोट करेंगे। भाई वही मुस्लिम, बस ब्रेक, एक देखिए, छोटा सा एक टिप्पणी लाइन- जरूर, हाँ। इतना ही होता तो ये सारी मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग पे आकर के नहीं खड़ी हो जाती। अच्छा ठीक। नहीं, और मैं बस यही कहूंगा, समीर जी बहुत उम्मीद से रहते हैं। अति जे मतलब इसको कहते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव हैं। इतना ज्यादा उम्मीद, ये तो मतलब शायद इतना तो कोई भी नहीं करता होगा। मोदी जी भी कहते हैं कि भैया सबको साथ रखो, चलिए, ठीक है। वोट नहीं मिलेगा तो भी रखो।